वेलकम वेलकम वेलकम। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने शो डैन एंड इंग्लिश वर्ड्स गिमिक एपिसोड 26 में। चलिए आज नया दिन और आज का सिचुएशन ये रहा। Hello, my dear friend. Most welcome into Dan and English word gimmick. Please, today's plot is Ram and Mohan are good friends. By seeing them all, started saying such banhami. Indeed, thin on the ground means from all quarters. They started getting applause. They were living cheek by jowl, and well nigh never ever they felt isolated. Now you can say sometimes nodding acquaintance may become good acolyte. चलिए आज का ये सिचुएशन ये रहा। राम और मोहन के दोस्ती पे ये आधारित ये सिचुएशन है। चलिए इसमें जो कुछ भी वर्ड हम यूज किए हैं तो बिना देरी के हुए चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ विथ एग्जाम्पल इन डिटेल। तो चलिए आज का पहला वर्ड And first word of this show that is banami. Banami BONHOMIE. यहाँ पे H साइलेंट है, ए के आगे दो बिंदी है जिसका मतलब आप पढ़ेंगे, और ई का उल्टा ओ होता है, एम के ऊपर लकीर है जिसका मतलब एम पे जोड़ देंगे, और आई के आगे दो बिंदी है इसका मतलब ये दीर्घी हो गया। मीन्स बड़ा करके बोलना पड़ेगा, ई नहीं, ई क्या पढ़ेंगे, बानामी। बानामी ये क्या नॉन है, इसको बोलते हैं फ्रेंडलीनेस, माने जो दोस्तियाना जिसका व्यवहार होता है, दोस्ताना व्यवहार होता है, उसी को हम बोलते हैं बानामी। तो चलिए इसका पहला एग्जांपल देखिए। अमॉन्ग द स्टूडेंट चीयरफुल बानामी कैन बी सीन। जब जनरली आप देखते होंगे जो स्टूडेंट सब जो रहता है, जो घर से दूर कहीं पर अपने अपने अलग अलग सिटी में रहता है, उसमें देखेंगे अपने स्टूडेंट्स के बीच में ये दोस्ती थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, फ्रेंडलीनेस ज़्यादा रहता है। उसी को मैं दर्शाना चाहे। इससे पहले आप गुड फ्रेंड इस सब के तरह आप दिखाते होंगे, लेकिन आज से मेरे दोस्त यूज कीजिए बानामी को। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड दैट इज ड्यूरिंग ट्रिप इन बिटवीन दीपक एंड सुनील बानामी ग्रू। मान लीजिए कोई ट्रिप पे जाता है, घूमने के लिए गया, दीपक और सुनील जैसे गया घूमने के लिए, वहां बातों बात ज्यादा बात होने लगा, उठना बैठना साथ होने लगा, उससे क्या उनका दोस्ती ज्यादा पनप गया। इसलिए मैं बोला ड्यूरिंग ट्रिप इन बिटवीन दीपक एंड सुनील बानामी ग्रू। तीसरा एग्जांपल देखिए। पीएम मोदी एंड अमित शाह बानामी इज एन एग्जाम्पलरी। ये आप भी जानते हैं, दुनिया जानता है कि पीएम मोदी जी और अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, उनके बीच का जो दोस्ती है, मैंने आप उदाहरण स्वरूप है, आप पेश कर सकते हैं। इतना ज्यादा पहले क्या था कि गुजरात में वो दोनों दोस्ती थे, अभी सेंटर में आ गए दोनों, वहाँ पे भी पहला नंबर दूसरा नंबर पे रहते थे, यहाँ पे भी ऐसे ही है। इसका मतलब दोस्ती और ज्यादा प्रगाढ़ हो गया, अच्छा हो गया, फ्रेंडलीनेस जो स्वभाव था उन दोनों का वो अच्छा हो गया, और देश के हित के लिए भी अच्छा है। तो उसी को हम बोलेंगे बानामी। And next word of this show that is indeed. देखिए आई एन और डी के ऊपर लकीर है तो इसका मतलब डी पे जोड़ देना होगा, और आई के आगे दो बिंदी है तो इसको दीर्घी ई करके लंबा करके बोलेंगे इंडीड। क्या पढ़ेंगे, इंडीड। ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है सर्टनली फॉर एम्फेसाइजिंग, मतलब इसका हिंदी में होता है वस्तुतः, मतलब किसी चीज पे एम्फेसाइज करने के लिए, इसका जोड़ देने के लिए इसको यूज किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए। इंडीड दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। मान लो देखिए कोई काम है बहुत ही कठिन है, उसको ज्यादा जोर पूर्वक थोड़ा एम्फेसाइज करके यदि दिखाना है उसको हम बोलेंगे इंडीड दिस वर्क इज वेरी डिफिकल्ट। बहुत कठिन है ये काम। And second example of this adverb that is we are happy indeed feel proud being the part of Dana English. जैसे ये हम लोग अपने बारे में भी बोलते हैं कि हम लोग डाना इंग्लिश का पार्ट होने पे मुझे खुशी भी है, और रियल में मैं बोलता हाँ बेशक मैं गर्व भी करता हूँ, तो इसको बोलेंगे हाँ बेशक के रूप में भी इसको बोल सकते हैं इंडीड फील प्राउड। हाँ बेशक मैं अपने को गर्वान्वित भी महसूस करता हूँ डाना इंग्लिश के पार्ट होने पर। चलिए तीसरा एग्जाम्पल देखिए। फॉलिंग ऑफ अडानी शेयर इम्पैक्ट इंडियन मार्केट इंडीड। जैसे देखिए कोई बोलता है कि अडानी का शेयर या अंबानी का शेयर या कोई भी कंपनी का शेयर यदि गिरता हो उससे क्या इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा। रियली है कि इंडिया के टॉप मोस्ट वेल्दियस्ट ये रिच पर्सन है, तो उन पे यदि कुछ डेंट होगा, उनके पर्सनैलिटी पे थोड़ा कुछ कम होगा, यदि उनका कंपनी यदि नीचे गिरेगा तो इंडियन मार्केट पे भी हाँ बेशक असर करेगा। ये मैं बोला कि फॉलिंग ऑफ अडानी शेयर इम्पैक्ट इंडियन मार्केट इंडीड। चलिए आज का तीसरा वर्ड थिन ऑन द ग्राउंड। ये दिस इज इडियम्स। थिन ऑन द ग्राउंड ये है रेयरली, इडियम्स है, लोकोक्ति है, रेयरली बोलते हैं, मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, नहीं के बराबर, बिरले। ये हो गया थिन ऑन द ग्राउंड।
First example of this idiom. गुड पीपल स्टिल आर नॉट थिन ऑन द ग्राउंड। जैसे आप लोग बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं कि आजकल के जमाने में अच्छा आदमी नहीं मिलता है। सही बात है कि ज्यादा तादाद में मिलता है, लेकिन कुछ एका दुक्का तो मिल ही रहा है। तो इसलिए मैं बोला कि आजकल बहुत ही नगन के बराबर आपको अच्छा आदमी मिलेगा, लेकिन एक दो ही मिले लेकिन मिलता है। तो इसलिए बोले गुड पीपल स्टिल आर नॉट थिन ऑन द ग्राउंड, मैंने उनका कमी नहीं है, मिलता है। And second example of this idiom, that is faith, brotherly feeling, really thin on the ground in politics. आप पॉलिटिक्स में देखते होंगे कि आप जो भाईचारा जो होता है, विश्वास जो होता है, एक दूसरे पे बहुत ही ना के बराबर होता है, नगण्य है। इसलिए मैं बोला कि फेथ, ब्रदरली फीलिंग रियली थिन ऑन द ग्राउंड इन पॉलिटिक्स। तीसरा एग्जांपल देखिए, सीट स्टारर कैन बी ए गुड समैरिटन, सच एग्जांपल थिन ऑन द ग्राउंड नाउअडेज। मान ली कोई बेकार आदमी है, खराब आदमी था, वो भी अच्छा आदमी बन सकता है। इसका भी एग्जांपल इस दुनिया में भरा पड़ा है, अंबार है। इसलिए मैं एग्जांपल दिया कि सीट स्टारर कैन बी गुड समैरिटन, सच एग्जांपल थिन ऑन द ग्राउंड नाउअडेज। नहीं के बराबर, नहीं के बराबर, आजकल नहीं मिलता है, आजकल नहीं मिल रहा है, Sorry. आजकल नहीं मिल रहा है, आजकल वो नहीं मिलेगा। जो बेकार आदमी है वो अच्छा आदमी बन जाए, वो आजकल नहीं मिलेगा। मतलब रेयरली मिलता है, क्योंकि जो खराब काम कर रहा है वो और खराब होता चला जाता है। लेकिन पहले था कि अगर कुछ अच्छा मिल गया, कुछ कोई बताने वाला मिल गया तो बात फॉलो करने लगता था, लेकिन आजकल वो रेयरली देखने को मिलता है। तो इस अब आज का चौथा वर्ड रहा, दैट इज आइसोलेटेड। आइसोलेटेड, दिस इज ISOLATED। देखिए क्या होगा, आइसोलेटेड। हाँ, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड। देखिए AI, यहाँ A के ऊपर लकीर है और AI होता है IS और E का उल्टा औ, तो I saw, EI तो ले TIT ड। आइसोलेटेड क्या पढ़ेंगे, आइसोलेटेड। दिस इज एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है लिव एलोन, डेजर्टेड, एकाकी, अकेला, या किसी को अगर वर्ब होगा तो उसका मतलब होता है अकेला करना या अलग थलग कर देना। तो उसको बोलते हैं आइसोलेट, वो वर्ब में होता है। ये आइसोलेटेड होगा तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। जैसे एग्जांपल जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जांपल देखिए, आइसोलेटेड नेचर कांट, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड नेचर कांट हेल्प यू टू रेस्टोर गुड रिलेशनशिप। यदि आप अकेलापन रहना चाहते हैं तो आप जो आपका रिलेशन है, अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में आपको दिक्कत होगा। इसलिए बोला कि आइसोलेटेड नेचर कांट हेल्प यू टू रेस्टोर ए गुड रिलेशनशिप। आपको फ्रेंडली नेचर होना चाहिए। एंड सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ दिस एडजेक्टिव, दैट इज इफ यू डोंट हैव ब्लेंडिंग नेचर। ब्लेंडिंग नेचर मीन्स होता है मिलनसार, मिलना, घुलना मिलना, मिश्रित हो जाना कहीं पे। इसको भी नोट कर लीजिए, ये आपको बहुत काम देगा। ब्लेंडिंग मैंने होता है मिलने जुलना, मिलनसार आदमी। इफ यू डोंट हैव ब्लेंडिंग नेचर देन यू फील आइसोलेटेड। मतलब अगर आपको मिलनसार वाला नेचर नहीं है, मिलने जुलने वाला नेचर नहीं है, तो नेचुरली आप अलग थलग अपने आप को आप पाएंगे, डेजर्टेड पाएंगे, एकाकी पाएंगे, अकेलापन पाएंगे। जब ये वर्ब होता है तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, तो देखिए, स्टडी वेल अदरवाइज यू विल बी आइसोलेटेड। मैंने ये हुआ कि यदि आप अच्छा नहीं पढ़ेंगे आपको अलग थलग कर दिया जाएगा। तो उसको इस ढंग से देखिए, आइसोलेट, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड, ऐसे करके ये यूज होता है। मैंने यहाँ पे आप यदि जानते होंगे थोड़ा ग्रामर, तो ये पैसिव वॉइस पे दिया गया है, अब इस पे आप ध्यान दीजिएगा। यस, अब मैं आपको बताया था कि विल बी के बाद अगर V3 आए तो हो गया पैसिव। अगर विल बी के बाद अगर अदर वर्ड्स आ जाए तो समझिए पोजीशन, प्रोफेशन, कलर, ये सब का बात कर रहा है। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे दोस्त, और यदि आपको ग्रामर से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, स्पोकन, रिटन कोई भी प्रॉब्लम होता हो तो प्लीज मेक ए बिलोंग टू डैन और इंग्लिश। एक चीज सॉल्यूशन यहाँ मिलेगा। और एक चीज मैं इसमें और जोड़ना चाहूंगा, देखिए विल बी के बाद अगर V3 आए तो पैसिव, विल बी के बाद अगर अदर वर्ड्स आए तो मतलब प्रोफेशन, कलर, पोजीशन का बात कर रहा है। अगर विल बी के बाद V4 आए तो कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस। चलिए आज का फिफ्थ वर्ड रहा, दैट इज अप्लाज। अप्लाज, APPLAUSE, अप्लाज। अप्लाज मीन्स होता है, ये नाउन है, इसका मतलब होता है टू प्रेज अलॉट, या किसी को वाहवाही देना, शाबाशी देना, या किसी का बड़ाई करना। दैट इज अप्लाज। अप्लाज। और पी के देखिए, पी के ऊपर लकीर है, इसका मतलब पी पे जोर देना होगा। ए के आगे दो बिंदी है तो इसका मतलब आ हो गया। और यहाँ पे देखिए जेड है जिसको क्या पढ़ेंगे, मतलब टंग को दांत के नीचे, पीछे, नीचे वाले दांत के पीछे चिपका के उसके बाद घर्षण के साथ हवा निकालिए, ऐसे। अप्लाज, अप्लाज, दैट इज यस, इसका मतलब होता है टू प्रेज अलॉट। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ऑन गेटिंग सक्सेस वी विल गेट अप्लाज।
मैंने आप सक्सेस पाने पर आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलता है, प्रशंसा मिलेगा। यही मैं बोला कि ऑन गेटिंग सक्सेस यू विल गेट अप्लाज। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, Ram got applause for giving flawless speech in English. राम को चारों तरफ से जब अंग्रेजी में भाषण दिया, वो भी फ्लोलेस दिया, बेअटक दिया, बिना रुके हुए दिया, तो सब चारों तरफ मंत्रमुग्ध हो गया, बहुत ही प्रशंसा वो बटोरा, सब आदमी उसको धन्यवाद दिया। इसलिए बोले राम गेट अप्लाज फॉर गिविंग फ्लॉलेस स्पीच इन इंग्लिश। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, फॉर डूइंग ए गुड वर्क श्वेता गॉट अप्लाज। जैसे देखिए अच्छा काम करेंगे, जैसे श्वेता अच्छा काम की तो उनको चारों तरफ से प्रशंसा मिला। इसलिए मैं बोला कि आप भी अच्छा काम कीजिए, आपको भी चारों तरफ से प्रशंसा मिलेगा, गारंटी है। Seeing a constant stream of affection, spontaneous flowing enthusiasm, and unalloyed positive jest, even self-satisfied Daniel and Anil couldn't thwart themselves from saying you preponderant amount of thanks to you. At least you are following Dan and English content, and if you follow as it is, 100% you can make yourself flawless and pronunciation will be very different, just like a native speaker. तो मेरा ये कहना रहेगा, यदि आपको ये अच्छा लगता हो तो प्लीज इसको वॉच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कीथ इनके नियर डियर को भी बताइए कि ये शो जो है, जो केवल फॉलो करने से ही आपका वर्ड का लेवल जो काफ़ी स्टैंडर्ड हो जाता है, और कहीं पे भी जाएंगे, कंपटीशन में भी, सीजीएल का तैयारी करते हो, एनडीए का तैयारी करते हो, एयरफोर्स का तैयारी करते हो, या इवन यूपीएससी का ही तैयारी आप क्यों ना करते हो, आपको ये बहुत ही मदद देगा। And next idiom, next word of this show, that is cheek by jowl. This is idiom. इसका मतलब होता है very close together, मतलब साथ साथ रहना, बहुत नजदीकी से रहना, that is very close together. cheek by jowl. जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। पहला एग्जाम्पल है ट्विन टावर व्हिच वर cheek by jowl वह डेमोलिश। जैसे आप भी जानते होंगे कुछ दिन पहले का ये घटना है, जबकि नोएडा में जो ट्विन टावर था उसको डेमोलिश कर दिया, तो उसी को हम बोलेंगे कि उसको ध्वस्त कर दिया गया था। जो ट्विन टावर था नोएडा में, इसको बोलेंगे चीक बाय जॉल। जो आसपास था, अगल बगल नहीं रहता था, टुगेदर ही था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। इस ढंग से आप यूज कीजिए। ट्विन टावर व्हिच वर चीक बाय जॉल वर डेमोलिश्ड। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, आई एंड माई यंगर ब्रदर लिव चीक बाय जॉल। मैं और मेरे छोटे भाई साथ साथ मतलब टुगेदर हम लोग रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। तो देखिए यूज पे ध्यान दीजिएगा। इससे पहले आप यूज करते होंगे टुगेदर, ऑल टुगेदर यूज करते होंगे साथ साथ के लिए, लेकिन अब से प्लीज़ यूज कीजिए चीक बाय जॉल। आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा, आपका बोलने का तरीका बदलेगा। और एक अपना स्टूडेंट है जिसका नाम है सोनू डज पेरुजल इंग्लिश एंड हिंदी चीक बाय जॉल। वो अगर इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश का वो हिंदी वर्ड भी लिख लेता है, जबकि मना भी किया जाता है, लेकिन वो साथ साथ में ही पढ़ता है। बोलता है कि नहीं, दोनों लैंग्वेज मेरा बहुत मजबूत होना चाहिए, इसलिए वो लिखता है सोनू डज पेरुजल इंग्लिश एंड हिंदी चीक बाय जॉल। पेरुजल का अर्थ होता है पढ़ाई करना, तो वो भी आप देख लीजिएगा। पेरुजल मैं बार बार कहता हूँ कि ये मैं तो वर्ड दे ही रहा हूँ। ये जब ये पेरुजल ये नाउन है, पेरुजल मैंने पढ़ाई, और डू पेरुजल मैंने पढ़ाई करना, दिस इज अ वर्ब। तो मेरा ये कहना है कि यदि इस शो को यदि आप फॉलो करेंगे तो मैं जो मेन वर्ड जो दे रहा हूँ, 9-10 वर्ड जो देता हूँ, उसके अंदर भी बहुत सारे वर्ड रहता है मेरे एग्जाम्पल में भी, तो उस पर भी आप गौर फरमाइए, उसको भी अपने सिचुएशन में डालिए और वो वर्ड को अपनाइए, तो बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। तो चलिए आज का 7th वर्ड रहा फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स अगेन इडियम्स, इसका अर्थ है फ्रॉम एवरीवेयर, चारों तरफ से, सभी जगह से, सब आपको यदि ये करता है तो उसको बोलेंगे फ्रॉम ऑल क्वार्टर। एंड फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, दैट इज गुड पीपल गेट प्रेज फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। मतलब अच्छे आदमी, अच्छा काम करने वाले, अगर अच्छा काम करता है, अगर अच्छा आदमी है, आपको नेचुरली वाहवाही शाबाशी सब जगह से मिलता है, सभी जगह से मिलता है, हर जगह से मिलता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, बघेल्स पॉलिसी गॉट क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। जैसे आप भूपेश बघेल का नाम आप सुने होंगे, जो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है। उनका कोई ऐसा पॉलिसी आया जो बहुत आदमी को अच्छा नहीं लगा, तो चारों तरफ से उनको क्रिटिसिज्म का मतलब क्रिटिसाइज आदमी सब क्या उनको आलोचना का सामना करना पड़ा। एंड थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस इडियम, दैट इज हिंदू न्यूज़पेपर इज सेड गुड पर्टिकुलरली फॉर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स। मतलब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके नज़र में हिंदू न्यूज़पेपर बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है और उनको प्रेज किया जाता है।
तो इसलिए मैं इसको इस ढंग से यूज किया और आप भी इस ढंग से यूज कीजिए। चलिए आज का 8 वर्ड रहा वेल लाई। वेल लाई, देखिए वेल डब्ल्यू से पहले नीचे एक लकीर है, उसका मतलब है डब्ल्यू पे जोर नहीं देना है, और एन के ऊपर लकीर है तो इसका मतलब एन पे जोर देना है। ए आई का मतलब होता है आई। वेल नाई, क्या पढ़ेंगे? वेल नाई। ये एडवर्ब है, इसका मतलब होता है ऑलमोस्ट, लगभग। चलिए एग्जाम्पल से आप इसको आप क्लियर कीजिए। पहला एग्जाम्पल देखिए, ही टुक वेल लाई 2 hours इन फिनिशिंग दिस वर्क। मान लीजिए कोई काम कर रहा था, उसको खत्म करने में करीब करीब, ऑलमोस्ट बोलते हैं करीब करीब, उसको 2 घंटा लगा। तो इसको बोले कि वो 2 घंटा लिया वो काम खत्म करने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वेल नाई इन एवरी सब्जेक्ट प्रवीण डज नॉट डू वेल। वेल नाई इन एवरी सब्जेक्ट प्रवीण डज नॉट डू वेल, मतलब जो प्रवीण नाम का एक स्टूडेंट है, मतलब लगभग हर सब्जेक्ट में वो अच्छे ढंग से नहीं पढ़ रहा है, मतलब असंभव नहीं अच्छे ढंग से कर रहा, अच्छा नहीं कर रहा है। तो उसको हम यदि करेंगे तो इस ढंग से बोलेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, वेल नाई के साथ अगर इम्पॉसिबल जुड़ जाएगा तो इसका मतलब होता है वेल नाई इम्पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट टू अचीव एनीथिंग, वहां पे ऑलमोस्ट नहीं होगा। वेल नाई के साथ अगर इम्पॉसिबल जुड़ जाएगा तो उसका मतलब होता है असंभव, असाध्य, जो नहीं होने वाला है, पूरा नहीं होने होगा। डिफिकल्ट टू अचीव, दैट इज इम्पॉसिबल। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, नथिंग इज वेल नाई इम्पॉसिबल सेड बाय नेपोलियन। जैसे आप भी सुने होंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे, उनका कहना था कि कुछ भी असंभव नहीं है, तो इसलिए बोले कि नथिंग इज वेल नाई इम्पॉसिबल सेड बाय नेपोलियन। और दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल, लवेबल एग्जांपल अबाउट डैन ऑन इंग्लिश। इंग्लिश इज नॉट नाउ वेल नाई इम्पॉसिबल बिकॉज डैन ऑन इंग्लिश इज इन योर विसिनिटी। मीन्स अभी इंग्लिश, अगर अंग्रेजी के बारे में आपको टेंशन होता है तो प्लीज डैन इंग्लिश आपके आसपास है, आ जाइए। 100% आपको बोलना लिखना सब आ जाएगा। उसी से संबंधित ये कहा गया है कि इंग्लिश इज नॉट नाउ वेल नाई इम्पॉसिबल, अभी अंग्रेजी सीखना संभव नहीं है, क्योंकि डैन इंग्लिश आपके आसपास, आपके पड़ोस में आ गया है। तो और यहाँ यदि आप आते हैं तो 100% गारंटी के साथ लिखना, बोलना, ग्रामर, हर एक चीज आपका क्लियर हो जाता है। बार बार बोलता हूँ, 3 टाइम्स सेड, स्टिल वी आर सेइंग प्लीज थ्रो कॉशन टू द विंड, नथिंग विल बी विल द विस्प, पे heed on what is said by Dan on English। चलिए आज का 9th वर्ड रहा nodding acquaintance। nodding acquaintance, this is a phrase, nodding acquaintance। देखिए, slightly having knowledge about someone या something, अगर कम ज्ञान है किसी चीज के बारे में या केवल हेलो हाय तक किसी के साथ जान पहचान है, उसको हम बोलते हैं nodding acquaintance। जैसे देखिए एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, आई हैव नॉडिंग एक्वेंटेंस टू हिम, माने उससे मुझे केवल उतना हेलो हाय तक ही जान पहचान है। तो उसको यदि हम बोलेंगे तो इस ढंग से यूज कीजिए, आई हैव नॉडिंग एक्वेंटेंस टू हिम। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, नॉडिंग एक्वेंटेंस विद एनीवन कांट हेल्प यू एट ऑल। मान लीजिए केवल थोड़ा ही जान पहचान है, वो आपको ज़्यादा मदद नहीं करता है, क्योंकि स्वाभाविक है जब आप ज़्यादा आपको नहीं है तो आपको मदद क्यों करे। हेलो है तो आपको बहुत आदमी से होता है, इसलिए मैं बोला कि नॉडिंग एक्वेंटेंस विद एनीवन कांट हेल्प यू एट ऑल। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, नॉडिंग एक्वेंटेंस इज बेटर देन स्ट्रॉन्ग फ्रेंड्स पार्टिकुलरली फॉर स्टडी। जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसमें मैं बोला कि आपका नॉडिंग एक्वेंटेंस ही है, माने कम ही हेलो हाय तक ही सीमित है, तो आपके पढ़ाई में ज़्यादा मदद करेगा। नहीं तो मान लीजिए ज़्यादा दोस्ती हो जाएगा, आप पढ़ाई में भी बाधक हो जाएगा, आप पढ़ने बैठ गए और फिर वहाँ पे आ गया तो मैंने डिस्टर्बेंस भी क्रिएट करता है। मतलब ये है कि नॉडिंग एक्वेंटेंस है तो ठीक है, क्योंकि अगर नॉडिंग एक्वेंटेंस को घर पे नहीं आएगा, अगर ज़्यादा दोस्ती हो जाएगा और घर पे आएगा, टाइम बिताएगा, उससे आपका समय बेकार होता है, बर्बाद होता है। चलिए आज का 10th एंड फाइनल वर्ड रहा, दैट इज एकालाइट। एकालाइट, ये एकोलिट मत पढ़िएगा, एकालाइट, एकालाइट, ACOLYT, एकालाइट। दिस इज अ नॉन, दिस इज नॉन गुड फ्रेंड, गुड फ्रेंड, दैट इज अच्छा दोस्त। एकालाइट इसका मतलब होता है अच्छा दोस्त, मतलब दोस्ती, दोस्त। इसको बोलेंगे अकालाइट। एकालाइट, एकालाइट माने गुड फ्रेंड। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, गुलशन एंड प्रिंस आर गुड एकालाइट, माने गुलशन और प्रिंस जो कि हमारे इधर स्टूडेंट ही है, उन दोनों में बहुत ही अच्छा दोस्ती है, बहुत ही बड़ा फ्रेंड है, इसलिए मैं बोला कि गुलशन एंड प्रिंस आर गुड एकालाइट। एंड सेकेंड एग्जांपल ऑफ दिस वर्ड, दैट इज इट्स वेल नाई इम्पॉसिबल टू गेट गुड एकालाइट नाउअडेज। ये आप भी जानते हैं कि आजकल आपको अच्छा दोस्त मिलना बहुत ही मुश्किल है,
तो इसलिए मैं बोला कि इट इज वेल नॉट इम्पॉसिबल टू गेट गुड अकालाइट नाउअडेज। मेरे दोस्त एकदम पूरा जोश के साथ फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्त को बताइए, रिलेशनशिप जो रिलेटिव है उनको बताइए। 100% यू कैन लर्न इंग्लिश, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्पीकिंग, एंड बाय फॉलोइंग डैन इंग्लिश कंटेंट 100% यू कैन बी परफेक्ट इन प्रोनाउंसिएशन फ्रंट, एंड नो वन कैन स्टॉप यू इन स्पीकिंग फ्लुएंटली। चलिए, जितना भी सिचुएशन में हम लोग वर्ड यूज किए थे आज, ईच एंड एवरी को पूरा डिटेल कर दिया हूं। चलिए बिना देरी के एक बार फिर से मैं एक सिचुएशन पढ़ देता हूं। Ram and Mohan are good friends. By seeing them all, started saying such banami, indeed thin on the ground, means from all quarters, they started getting applause. They were living cheek by jowl and well nigh never ever they felt isolated. Now you can say sometimes nodding acquaintance may become good acolyte. चलिए, ये सिचुएशन रहा, आप अपने सिचुएशन में डालिए और उस पर वर्क कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।